अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये इरफान आबिद साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि पिछले तकरीबन 25 से 26 सालों से कराची का एक बहुत मशहूर इलाका है गुलबहार। ये वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। इनकी फैमिली वहीं पे एक बेंगलोर में रहा करती है। ये बताते हैं कि इन 25 सालों में इनकी फैमिली ने, इन्होंने, इवन कि इनके गली वालों ने बहुत सारे वाक़यात हैं जो विटनेस किए हैं। उनमें से जो एक सबसे अहम वाक़या है वो इनकी गली में एक घर मौजूद है उसका है। ये बताते हैं कि ये इससे पहले खाली प्लॉट था और 2002 या 2003 में जो मालिक था उसने इस प्लॉट की जगह यहाँ पे एक बंगले की या एक घर की तामीर शुरू की। जब इस घर की तामीर हो रही थी या इस बंगले की तामीर हो रही थी तो बहुत ज़्यादा ट्रबल आ रहे थे। कभी मज़दूर बीमार हो जाते, कभी कोई मसला हो जाता, कभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आते। गर्ज़ के जो खाली प्लॉट था इसकी तामीर में बहुत सारे मसाइल पेश आए। बिला आखिर जैसे तैसे करके कोशिशों के बाद ये जो घर था या ये जो बंगला था वो तामीर हुआ। ये जो मालिक थे इनको ख़ुद यहाँ पे नहीं रहना था। इनका इरादा यही था कि या तो इसको एक किराए पे दे देंगे या इसको पोर्शन की सूरत में फ़रोख्त कर देंगे। और जब ये घर की ताबीर हो चुकी उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एस्टेट एजेंट से, बहुत सारे लोगों से रब्ता किया और पूरी कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह ये जो घर है या ये जो पोर्शंस हैं वो फ़रोख्त हो सकें। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी ये जो घर था ये फ़रोख्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बिला आखिर यहाँ के जो मालिक थे या जिन्होंने घर की तामीर करवाई थी उन्होंने यही डिसाइड किया कि बजाय इसके मैं इसको सेल करूँ, मैं इसको किराए पे दे देता हूँ। जो भी किराया आएगा उससे मेरी आमदनी में इजाफा हो जाएगा और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये बताते हैं कि काफ़ी अरसे बाद बिला आखिर एक फ़ैमिली को ये जो पूरा घर था वो किराए पे दिया गया। ये जो फैमिली थी इन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये जो 1 साल के पैसे थे ये सारे के सारे पैसे एडवांस में दे दिए थे। अब ये जो मालिक मकान थे या जिनका ये बंगला था वो बहुत खुश थे कि इनको शुरू में ही एक अच्छे किराएदार मिल गए जिन्होंने ऑलरेडी पूरे साल की एडवांस पेमेंट कर दी है। और इन किराएदारों का यही इरादा था कि अगर ये घर इनकी समझ में आ जाएगा या रास आ जाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। खैर, जब ये किराएदार फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई तो शिफ्ट होने के 2-4 दिन के अंदर अंदर ही एक अजीब सी बेचैनी थी जो इनके अंदर महसूस हो रही थी। ये लोग अक्सर रात में जागरे होते थे, छत पे खड़े हुए होते थे, कभी बाहर टहल रहे होते थे। और जब हम लोगों ने इनसे जाके पूछने की कोशिश की या इनसे जानने की कोशिश की कि क्या मसला है तो ये लोग इग्नोर करते या बताने से गुरेज करते। खैर, जैसे जैसे 10-12 दिन गुजरे वैसे वैसे ये जो किराएदार थे इन्होंने अपना सामान आहिस्ता आहिस्ता करके इस घर से वापस निकालना शुरू कर दिया और बिला आखिर तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ये जो फैमिली थी मुकम्मल तौर पे ये घर छोड़ के चली गई। ये जो कुछ हुआ था ये बड़ा हैरान कुन था, नाकाबिले यकीन था। पूरे के पूरे गली वाले, इवन के जो मालिक मकान था वो भी परेशान था। वो इनसे बार बार पूछ रहा था ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या मसला हो गया। तो ये जो फैमिली थी इसने कुछ बताने से गुरेज किया और वो जो मालिक था उससे कहा कि आप जितने महीने का किराया काटना चाहते हैं वो काट लें, हमारे पैसे जो बचते हैं वो वापस कर दें और हमारी जान छोड़ें। खैर, ये जो मालिक था ये साहिब हैसियत था, इसने सिर्फ 2 महीने का किराया काटा। उसके बाद वो जो पूरे 10 महीने का किराया था वापस कर दिया और फिर किसी नई फैमिली की तलाश में ये वेट करने लगा। तकरीबन 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। 1 महीने मुसलसल ये जो बंगला था वो मज़ीद खाली रहा। उसके बाद एक और फैमिली आई और ये जो फैमिली थी ये भी साहिब हैसियत फैमिली थी। इन्होंने भी रातों रात सामान शिफ्ट किया और इस फैमिली ने भी तकरीबन 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ये बताते हैं कि जब इनसे कांटेक्ट हो गया तो मालिक मकान भी मुतमईन था और हम लोग भी खुश थे कि चलो एक और फैमिली आ गई है। और ये जो घर नई तामीर के बावजूद बेरौनक लग रहा था अब यहाँ पे रौनक में इजाफा हो जाएगा या यहाँ पे रौनक बहाल हो जाएगी। ये बताते हैं कि इसी तरह 2-4-6 दिन गुजरे। 6 दिन बाद ये जो नई फैमिली आई थी ये भी परेशान होने लगे। अक्सर ऐसा होता कि इनके फैमिली मेम्बर्स रात के टाइम में छत पे खड़े हुए होते या बाहर टहल रहे होते और अक्सर हम लोग उनसे पूछने की कोशिश करते कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो वो बताने से गुरेज करते। खैर, ये जो आग मचोली थी ये तकरीबन 1 महीने तक चली। 1 महीने बाद ये जो फैमिली थी सरप्राइजिंगली रातों रात इस सामान के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई और जब इनसे पूछने की कोशिश की गई कि क्या मसला हुआ था तो इन्होंने बताने से गुरेज किया।
अच्छा, दो फैमिली का किसी एक घर के अंदर आना और आने के बाद चले आना, यह बड़ा हैरान कुन था। सारे के सारे मोहल्ले वाले परेशान थे और सब के सब लोग जो इसका मालिक मकान था या जिसका ये प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर शक कर रहे थे। सबका ख्याल ये था कि ये जो मालिक मकान है ये करप्ट आदमी है, हो सकता है ये लोगों से बहाने बना के एडवांस ले लेता हो और इनको मजबूर करता हो कि वो यहाँ से चले जाएं। ये बताते हैं कि जब ये दूसरी फैमिली चली गई तो दूसरी फैमिली जाने के बाद तकरीबन 1 साल तक ये घर मुकम्मल तौर पे खाली रहा। यहाँ पे कोई मज़ीद फैमिली नहीं आई। हालांकि ये 0 मीटर बना हुआ था, नया घर था, अच्छी तामीरात थी, लेकिन इस घर के अंदर से एक अजीब सा वीराना सा था जो टपकता था, एक अजीब सी वहशत थी जो नज़र आती थी। इस दौरानिए में अक्सर मालिक मकान इस घर में विज़िट करता, यहाँ पे कुरान ख़ानी करवाता, अक्सर नात ख़वानी होती, मिलाद करवाए जाते। गर्ज़ के इसी तरह 2 साल मज़ीद गुजर गए और कोई भी फैमिली यहाँ पे नहीं आई। अब ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे किसी काम से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा और जब मैं आउट ऑफ सिटी गया तो तकरीबन वहाँ पे मैंने 3-4 महीने गुजारे। 3-4 महीने वहाँ पे गुजारने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक नई फैमिली आई हुई है उसी घर के अंदर, और उस घर में ज़्यादातर लड़कियां हैं, एक छोटा बच्चा है और उनके पेरेंट्स हैं। अब मैं उनको ऑब्ज़र्व भी कर रहा था और मेरा अंदाज़ा यही था कि जिस तरह पुरानी फैमिलीज़ जो है वो जा चुकी हैं, ये भी चले जाएंगे, कि इसी दौरानिए में मेरी मुलाकात उस फैमिली से हुई जो सेकंड टाइम यहाँ पे आई थी, यानी दूसरी दफ़ा यहाँ पे आई थी और यहाँ पे रहने के बाद यहाँ से चली गई थी। खैर, जब मेरी मुलाकात उस फैमिली से हुई तो उन लोगों को मैंने चाय वगैरह ऑफ़र की। चाय पीने के बहाने वो लोग हमारे घर में आ गए और जब वो लोग घर के अंदर आ गए तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आखिर क्या वजह थी कि रातों रात आप लोग अपना सामान लेके यहाँ से चले गए थे और इस घर को खाली छोड़ दिया था। पहले तो जो उनका बेटा था वो इग्नोर करने लगा, बताने से गुरेज करने लगा, लेकिन जब मैंने इंसिस्ट किया और उससे कहा कि प्लीज़ बताओ तो मेरे इसरार पे वो कहने लगा कि असल बात यह है, हम लोग यहाँ से कभी भी जाना नहीं चाहते थे, हम लोग इस घर को बहुत पसंद करते थे और हमारा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और मैं सोने की तैयारी कर रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि ये जो घर है इसकी बैक साइड पे, जहाँ पे एक छोटा सा गार्डन और कुछ दरख्त वगैरह मौजूद हैं, वहाँ से बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है। पहले तो मैंने इग्नोर करने की कोशिश की। मैं समझ रहा था कि शायद ये जो आवाज़ आ रही है ये बराबर वाले घर से आ रही है या कहीं और से आ रही है, लेकिन जब मैंने मज़ीद गौर किया तो मुझे पता चला कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये यकीनन इसी घर के बैक साइड से आ रही हैं। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके मैंने देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि उस गार्डन के अंदर पेड़ के पास एक औरत है जो खड़ी हुई है और उस औरत के थोड़ा सा आगे 4-5 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और शोर कर रहे हैं। ये देख के एकदम से मेरे होश उड़ गए। मैं सोचने लगा कि हमारे घर के अंदर, वो भी बैक साइड पे गार्डन के एरिए में, ये औरत कहाँ से आ गई है और उसके साथ ये जो बच्चे मौजूद हैं ये कौन है। खैर, जैसे ही मैंने उनको देखा और मैंने वहीं से आवाज़ लगाई और उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जब मैंने ये पूछा तो वो जो औरत थी या वो जो बच्चे थे, बजाय इसके मुझे जवाब देते, वो जवाब देने के बजाय और ज़्यादा शोर करने लगे। और जब इन लोगों ने मज़ीद शोर शुरू कर दिया तो मजबूरन मैंने सोचा कि मैं नीचे जाता हूँ और इनसे आके पूछता हूँ ये कौन है। और साथ साथ इसी दौरानिए में मैंने अपने फ़ादर को भी इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे घर के अंदर कोई फैमिली है जो घुस आई है, जो बैक साइड पे गार्डन के एरिए में खेल रही है। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो कहने लगे कि बेटा रुको, वहाँ पे नहीं जाओ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनसे पूछने लगा या उनसे दरियाफ़्त करने लगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे वहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हैं। तो कहने लगे बेटा ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये दीगर मखलूक़ात हैं और तुमने आज पहली दफ़ा देखा है। मैं पिछले 3-4 दिनों से इनको यहाँ पे देख रहा हूँ। अक्सर रात में ये औरत और ये बच्चे गार्डन में या बैक साइड के एरिए में घूम रहे होते हैं और जब मैं आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू करता हूँ तो देखते ही देखते ये जो औरत है और जो इसके साथ बच्चे हैं ये बैक साइड की तरफ जाके गायब हो जाते हैं। अब इनके फादर से ये बातें सुन के ये जो साहब थे या ये जो लड़का था ये परेशान हो गया और ये सोचने लगा कि हम किस जगह पे रह रहे हैं या किन मखलूक़ात के साथ रह रहे हैं। खैर, जैसे तैसे ये रात तो गुजरी। अब ये बताता है कि जब 2-3 रातें मज़ीद गुजर गईं तो उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मैं गहरी नींद में मौजूद था कि एकदम से मेरी आँख खुली
और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में मेरे बेड के बराबर में कोई है जो खड़ा हुआ है। अब मेरी आदत थी, मैं रात में जब भी सोता था तो लाइट बंद करके सोता था। मुकम्मल तौर पे कमरे में अंधेरा हुआ हुआ था, लेकिन मुझे प्रॉपर तौर पे किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी और उसके साथ साथ किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अभी मैं यही ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इस कमरे के अंदर कौन मौजूद है, कौन है जो इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहा है, कि इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जिस बेड पे मैं लेटा हुआ हूँ या जहाँ पे मैं सो रहा था, उस बेड के ऊपर कोई चढ़ा है। आम तौर पे जब बेड के ऊपर कोई पाँव रखता है या कोई चढ़ता है तो आपको महसूस होता है क्योंकि बेड दबता है। वैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कोई है जो बेड के ऊपर चढ़ा है और चढ़ के ना सिर्फ रुका है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे करीब आ रहा है। मैं हिलना चाह रहा था, अपनी जगह से मूव करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहने के बावजूद भी ना हिल पा रहा था, ना अपनी जगह से मूव कर पा रहा था। और इसी दौरानिए में एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मेरे ऊपर आके बैठ गया है। मुझे अपने ऊपर मुसलसल बहुत ज़्यादा वज़न महसूस हो रहा था। खैर, मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था और बिला आखिर मेरे हाथ में मोबाइल आ गया। जैसे ही मोबाइल मेरे हाथ में आया तो मैंने उसका टॉर्च ऑन किया, और जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन किया तो मेरी नज़र अपने सामने पड़ी। मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली, बहुत ही खौफनाक शक्ल वाली औरत बैठी हुई है, जिसकी मुकम्मल तौर पे लाल आँखें हैं और उसके चेहरे पे हज़ारों लाखों झाइयाँ मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई बूढ़ी औरत है, लेकिन जितना वज़न मेरे ऊपर पड़ा हुआ था, बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका इतना वज़न हो सकता है। खैर, जैसे ही मैंने इस औरत को देखा तो मैंने ज़ोर से चीख मारी और जो कुछ मुझे आता था वो मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने जो कुछ मुझे आता था वो पढ़ना शुरू किया तो देखते ही देखते वो जो औरत थी वो हवा में तहलील हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे वो इस कमरे में मेरे ऊपर मौजूद ही नहीं थी। इस दौरानिए में ये बताता है कि इसके पेरेंट्स वगैरह सब कमरे में आ चुके थे और बारी बारी ये सब लोग विटनेस कर रहे थे कि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो होना शुरू हो चुके हैं। खैर, ये जो फैमिली थी कुछ देर बात करने के बाद वापस अपने घर चली गई और उसके एग्जैक्टली 7-8 दिन के अंदर अंदर वो जो तीसरी फैमिली थी जो उस घर के अंदर आई थी, वो भी रातों रात अपना सामान लेके वहाँ से शिफ्ट हो गई। ये बताते हैं कि आज भी वो घर हमारी गली में मौजूद है, वो बंगला हमारी गली में मौजूद है और आज भी वो मुकम्मल तौर पे ख़ाली है। पूरी की पूरी गली, बल्कि आप ये कहें कि पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो इस घर के बारे में जानता है। और इसके साथ साथ जितने भी स्टेट एजेंट हैं सब ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये घर किराए पे जाता है और ना ही फ़रोख्त हो पाता है। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें असलम साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनकी रिहाइश गुलबर्ग के अंदर है और गुलबर्ग के एक मदरसे में ये तालीम हासिल किया करते थे। ये बताते हैं कि जब हम तालीम हासिल कर रहे थे या कुरान की तालीमात ले रहे थे तो मेरे अलावा बहुत सारे स्टूडेंट थे जो वहाँ पे मौजूद थे और हमारे क़ारी साहब जो थे वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही शफ़क़त से पेश आते थे, बहुत ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे। जितने भी स्टूडेंट थे जो कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे, सारे के सारे स्टूडेंट हमारे कारी साहब से या हमारे उस्ताद से बहुत ज़्यादा खुश थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हम सब के सब बच्चे या सारे के सारे लड़के मदरसे में बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन हमारे उस्ताद जी या हमारे जो उस्ताद थे वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि अगर तुम सब लड़कों में से किसी का भी कोई जानने वाला पंजाब जा रहा हो तो मुझे बताओ। अब ये सुन के जो बड़े लड़के थे वो पूछने लगे कि उस्ताद जी आखिर क्या बात है, आपको कोई काम है क्या? ये सुन के जो हमारे उस्ताद जी थे वो कहने लगे हाँ, कुछ एमरजेंसी है, कुछ चीज़ें हैं जो पंजाब भिजवानी है, ख़ास तौर पे कुछ कैश है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अपनी कज़न को भिजवाने हैं। तुम अपने अपने घरों में जाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछो, अपने जानने वालों से पूछो, अगर एक आध दिन में कोई पंजाब जा रहा है तो मुझे बता दे। अब ये सुन के जो जितने भी लड़के थे सारे के सारे अपने अपने घरों में चले गए और सब ने अपने घर वालों से पूछना शुरू किया कि कोई पंजाब जा रहा है। इत्तेफाक से कोई भी लड़का ऐसा नहीं था जिसका जानने वाला पंजाब जा रहा हो। खैर, सब ने आके बारी बारी उस्ताद जी को मना कर दिया और उस्ताद जी ने हमें कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कोई और इंतज़ाम करता हूँ या किसी और से बातचीत करता हूँ। खैर, इसी तरह अगला दिन आ गया और जब हम अगले दिन उस्ताद जी से मिले तो हम में जो बड़े लड़के थे वो उस्ताद जी से खुल के बात कर लिया करते थे। तो उन लड़कों ने हमारे उस्ताद से या उस्ताद जी से पूछा कि आपका काम हो गया? तो वो कहने लगे हाँ, मेरा काम तो रात में ही हो गया था।
उनका ये जवाब सुन के जितने भी लड़के थे सारे के सारे कहने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, रात तक तो किसी का इंतज़ाम नहीं हुआ था या कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था जो पंजाब जा रहा हो। ये सुन के वो जो उस्ताद जी थे वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हाँ, अल्लाह ने अपना बंदा भेज दिया था, उसने मेरा काम कर दिया है। जब उनका हमने ये जवाब सुना तो हम लोग तो चुप हो गए, लेकिन हम लड़कों में जो एक सबसे बड़ा लड़का था वो उस्ताद जी से इसरार करने लगा और पूछने लगा कि आपका काम कैसे हुआ है। ये सुन के वो जो उस्ताद जी थे वो कहने लगे कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी पढ़ाई पे तवज्जो दो। खैर बात आई गई हो गई। इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए। जब 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए तो मैंने वो जो लड़का था जिसने उस्ताद जी से सवाल किया था उससे पूछा कि यार बताओ, उस्ताद जी का जो काम था, जो उनको पंजाब में पैसे भेजने थे या डॉक्यूमेंट भेजने थे और रातों रात भेजने थे, तो उनकी हेल्प किसने की। पहले तो वो जो लड़का था वो बताने से इनकारी था, मना करने लगा। लेकिन जब मैंने उससे इसरार किया या उससे इंसिस्ट किया तो वो कहने लगा कि बात यह है कि हमारे मदरसे में जितने भी लड़के पढ़ते हैं उनमें जो एक फ़ला फ़ला लड़का है उसने उस्ताद जी का काम किया है। अब जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा हो सकता है कि उसका कोई फैमिली मेम्बर पंजाब जा रहा हो तो उसने काम कर दिया हो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसका कोई फैमिली मेम्बर पंजाब जा रहा था। ये सुन के वो जो लड़का था वो मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा नहीं, उसका कोई फैमिली मेम्बर पंजाब नहीं जा रहा था, वो लड़का खुद गया था, उस्ताद जी का काम करके वापस आ गया। अब ये सुन के मैं ताज्जुब में आ गया। मैं उससे पूछने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब उस्ताद जी ने हम सब से पूछा था तो उस दिन भी वो लड़का मौजूद था, उसके अगले दिन भी मौजूद था और उसके तीसरे दिन भी मौजूद था। अगर ये लड़का ख़ुद पंजाब जाता या उस्ताद जी का काम करने आता तो यकीनन इसको 4-5 दिन लगते वापस आने में। मेरा जो सवाल था बड़ा टेक्निकल सवाल था, लेकिन वो जो मेरा दोस्त था मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा तो मैं फिर कभी बताऊंगा। जब उसने ऐसा कहा तो मेरे कान खड़े हो गए और मैं उससे इंसिस्ट करने लगा, उससे पूछने लगा कि मुझे बताओ। मेरे इसरार पे वो लड़का कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैंने उससे वादा किया कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और उसके बाद उस लड़के ने मुझे बताया कि जब उस्ताद जी ने अपने काम का कहा था तो बारी बारी हम सब ने आके मना कर दिया था, लेकिन वो जो स्पेसिफ़िक लड़का था जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रात में तकरीबन 9-9:30 बजे उस्ताद जी के पास आया था और उसने उस्ताद जी को कहा था कि जो भी आपने पंजाब भिजवाना है मुझे दे दें, जो पैसे देने हैं मुझे दे दें, मैं इसको भिजवा दूँगा। पहले तो उस्ताद जी समझे कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने इंसिस्ट किया तो उस्ताद जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे भी दे देता हूँ, डॉक्यूमेंट भी दे देता हूँ और कोशिश करो कि कल तक पहुँच जाएँ। हालांकि प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं था। अगर आप किसी सर्विस के ज़रिए भी भेजें तो तकरीबन 12 से 14 घंटे लगते हैं, और अगर आप किसी के हाथ भेजेंगे तो यकीनन 1 से 2 दिन लग जाते हैं। खैर वो जो लड़का था उस्ताद जी से सामान लेके पैसे लेके चला गया और सुबह फजर में उसकी उस्ताद जी से मुलाकात हुई। और जब उसकी उस्ताद जी से मुलाकात हुई तो उस्ताद जी ने उससे पूछा कि मेरा सामान डिलीवर हो गया है, पैसे पहुंचा दिए आपने। तो वो कहने लगा हाँ पहुंचा दिए हैं। अब ये सुन के जो उस्ताद जी थे वो भी बड़ा हैरान हुए। वो कहने लगे कि रात में 9-9:30 बजे तुम मुझसे लेके गए हो और अभी फजर की नमाज़ के टाइम तुम कह रहे हो कि पहुंच गए। खैर ये सुनने के बाद वो जो उस्ताद जी थे उन्होंने पंजाब में उस जगह कॉल की जहाँ पे इनको सामान भिजवाना था या पैसे भिजवाने थे। और जब इन्होंने कॉल की और उनसे पूछा तो वो कहने लगे हाँ, रात में एक लड़का आया था 2-2:30 बजे के टाइम पे, वो आपका ये पार्सल दे के गया है, ये पैसे दे के गया है। अब उस्ताद जी ने जब ये सुना तो वो चौंक गए और हैरत से उस लड़के को देखने लगे। और उस्ताद जी ने जिनको कॉल की थी उनसे पूछा कि उसका हुलिया कैसा था। जब उन लोगों ने उसका हुलिया बताया तो ये बिल्कुल वैसे ही हुलिया था जैसा इनका स्टूडेंट था या जो लड़का इनके सामने खड़ा हुआ था। ये सुनने के बाद और ये देखने के बाद उस्ताद जी को यकीन हो चला कि इनके साथ जो लड़का मौजूद है या इनके सामने जो मौजूद है या ये जिसको तालीम दे रहे हैं वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये यकीनन जन्नात का बच्चा है। उसके बाद से बताते हैं कि जो उस्ताद जी थे उन्होंने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को या तमाम जो मदरसे के बच्चे थे उनको बता दिया था कि इस बच्चे को तंग नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है और कोशिश करनी है कि इस बच्चे से ज़्यादा बात ना करें। ये बताते हैं कि सब कुछ सुनने के बाद मैं शौक़ में जा चुका था और उस मदरसे के अंदर मैंने मज़ीद 4 महीने तालीम हासिल की और इन 4 महीने में मेरी पूरी कोशिश होती थी कि उस बच्चे से ज़्यादा ताल्लुकात ना रखूँ, ना ज़्यादा बात करूँ। अक्सर वो बच्चा मुझे देख के अजीब तरीके से मुस्कुराता था और मैं उसको इग्नोर कर दिया करता था। गाइस, उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबकी सलामती हो।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।